Hello, very good evening to all of you. On the last day of this particular year, we are still on a study mode and doing the Bernoulli's theorem, right? So, हमने जहाँ last lecture को leave out कर रहा था, exactly उसी particular point से आगे बढ़ रहे हैं, right? Towards the end of the lecture मैं आपको wish करूँगा, we will be very very close to the new year. तो अभी मैं wait कर रहा हूँ lecture के खत्म होने की. So I'm going to start up with the velocity of the efflux जहाँ पर हमने leave out किया था. थोड़ी सी revision कर लेते हैं इसी article की. सच दैट हम थोड़ा सा अपने दिमाग को फोकस आउट कर लें, राइट? सो ये हमारा डेटम लेवल है, रेफरेंस लेवल है, और ये हमारा ऑरिफिस लेवल है जिसका एरिया हमने स्मॉल ए यूज करा हुआ है. दैट्स द एरिया ऑफ द ऑरिफिस, दैट इज स्मॉल ए, एंड इट्स द एरिया ओवर हियर, दैट इज कैपिटल ए, राइट? एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑरिफिस, दैट इज वाई डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस, और बेस से अगर देखें तो उसकी पोजीशन h माइनस वाई आ जाती है. और जो लिक्विड जो है वो स्ट्रीमलाइन तरीके से फ्लो इन करेगा, लाइक दिस, इंटरसेक्ट नहीं करेगा लाइन, राइट? सो दिस इज लाइक द बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल फॉर द आइडियलिस्टिक फ्लूइड फ्लो. और फिर हम ए पॉइंट और बी पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस पे हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं. तो अगर हम ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे प्रेशर जो है वो एयर का प्रेशर है, दैट इज पी नॉट, एंड प्लस देन देयर इज द ग्रेविटेशन हाइट, दैट इज रो जी एच, and plus the dynamic pressure, that is half rho u square. u वो स्पीड है जिससे जो लेवल है वो नीचे को मूव कर रहा है, that is the speed u, and is equal to, अगर हम b पे आ जाते हैं, फिर से उस लिक्विड पार्टिकल को खुली हवा मिल गई तो प्रेशर वहां पे फिर से p नॉट हो गया, और जो हाइट है वो h माइनस वाई है, सो रो इंटू जी इंटू h माइनस वाई हाइट वहां पर होगी, एंड प्लस जितनी स्पीड से लिक्विड बाहर आएगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ द एफ्लक्स, दैट इज हाफ रो v स्क्वायर. और डेंसिटी सेम रहे, इस वजह से स्पीड वहां पे इंक्रीज हो जाएगी, जो हमें बात इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी ने एक्सप्लेन करी, दैट इज स्मॉल a इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू यू, a1 v1 इक्वल टू a2 v2. यहां से आपको u की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू वी. इस पूरी इक्वेशन में p नॉट कैंसिल है और डेंसिटी कैंसिल है, रीजन बिकॉज ऑफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल. 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन हो जाती है 2gh एज प्लस u स्क्वायर as equal to, from here, 2gh minus of 2gy and plus v square. So 2gh cancelled है and we receive v square minus u square as equal to 2gy. इसमें हमने u की वैल्यू प्लेस कर ली इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी से, that gives me small a upon capital A whole square into v square as equal to 2gy. So v square becomes 2gy upon 1 minus small a upon capital A whole square. Therefore, the speed becomes as root of 2gy divided by 1 minus small a upon capital A whole square. That's the expression for the speed of efflux. अगर आपको rate of flow निकालना है, so you can easily calculate as small a into v. So that will be small a into root of 2gy upon 1 minus small a upon capital A whole square. That will be the rate of flow from that particular orifice or through that particular container, right? So क्योंकि rate of flow capital A into u से भी आ जाएगा, right? So that's what we derived in the yesterday's lecture, और आज हमने फिर से उसको रिवाइज कर लिया. तो हमारा ये velocity of reflex का फॉर्मूला बन गया है. Do you remember small a क्या है? Orifice. It's not a little orifice, it's an orifice. What if it is a small orifice, a little orifice? अगर क्वेश्चन कहता है स्मॉल ए की वैल्यू कैपिटल ए से काफी कम है, या लिखता है इट्स अ स्मॉल ऑरिफिस, अगर ये लैंग्वेज यूज कर ली क्वेश्चन ने, उसका मतलब क्या होगा समझो. हमने इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी क्या बनाई कि ऊपर का एरिया कैपिटल ए है कंटेनर का, और लिक्विड का लेवल किस रेट से नीचे जा रहा है, स्मॉल यू से, और लिक्विड की स्पीड से बाहर आ रहा है वी से, ऑरिफिस का एरिया कितना है, स्मॉल ए. एब्सोल्युटली. सो कैपिटल ए इंटू स्मॉल यू इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू वी, ये बना लिया हमने, करेक्ट है. तो स्मॉल यू कैसे आएगा, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू वी, और स्मॉल यू क्या है, जिस रेट से लेवल कम हो रहा है. अब मान लो कि ऑरिफिस बहुत छोटा सा है, तो उसमें जो लिक्विड जो बाहर आएगा पर सेकेंड कम क्वांटिटी में बाहर आएगा. इसका मतलब जो लेवल है वो तो बहुत हल्के हल्के हौले हौले कम होगा. और क्योंकि ये कंडीशन है कि कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए से मेरे दोस्त बहुत ज्यादा है, इसका मतलब u की वैल्यू अप्रोक्सीमेट टू 0 कर लेंगे अगर ये लैंग्वेज है. और अगर ऐसा हो गया दोस्त तो फिर ये इक्वेशन बदल जाएगी. कैसे? तो हमने जो पुरानी इक्वेशन लिखी थी उसमें पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 0 हो जाएगा हाफ रो यू स्क्वायर.
क्योंकि हमने u को 0 कर लिया, इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी h माइनस वाई प्लस हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा। और इससे हमारी कहानी थोड़ी आसान हो जाएगी। रो जी एच एज इक्वल टू रो जी एच माइनस रो जी वाई एंड प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये कैंसल्ड है, you get half rho v square is equal to rho g y. So therefore the speed of efflux simply becomes root 2 g y. That becomes the speed of the efflux। और ये condition कब है? When we are dealing with the small orifice। फॉर्मूले से भी देख सकते थे, v was equal to root of 2 g y upon 1 minus small a upon capital A whole square। मतलब ये टर्म आपकी नियरली 0 हो गई है। Therefore the speed of efflux becomes root of 2 g y। कमाल की बात ये बताता हूं कि एक्चुअली में किताबों में आपको यही एक्सप्रेशन दिया होगा, यही एक्सप्रेशन दिया होगा कि रूट 2 जी वाई होता है। तो ये एक्चुअल एक्सप्रेशन का स्पेशल केस है, वो मैंने आपको समझा दिया है कि एक्चुअली में स्पीड ऑफ एफ्लक्स कैसे आती है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से आती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर अप्रोक्सीमेशन देता है ये वाली टाइनी ऑरिफिस, वैसे सोचा जाए तो जैसे इतना बड़ा वाटर फिल्टर होता है तो उसमें जो नलका लगा होता है वो तो छोटा सा ही होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली ये बात सही है कि स्मॉल ए की वैल्यू कैपिटल ए से काफी कम है। तो फिर इसका मतलब हम इस एक्सप्रेशन से काफी हद तक काम चलाएंगे रूट 2 जी वाई से। क्या मजेदार बात है। अब जैसे जैसे वाई कम होता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी। ये भी मैंने देखा है कि अगर वाटर फिल्टर में पानी है फॉर एग्जाम्पल, या आरओ में सोच लो, आरओ में पानी है, मेरा आरओ रिसेंटली इंस्टॉल्ड है मी का, तो उसमें 7 लीटर की कैपेसिटी है, 10 लीटर की कैपेसिटी है। मान लो कि 5 ही लीटर पानी रह गया, अब स्पीड कम हो जाएगी। अच्छा, मेरा ग्लास में जो पानी का भरने का टाइम होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे लेवल कम होगा स्पीड कम होती जाएगी, तो ज्यादा समय लगेगा पानी के ग्लास को भरने में। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? आ रही है। इसका भी क्वेश्चन बना लेंगे थोड़ी देर में। चलो फिलहाल क्या देखें, फिलहाल ये देखते हैं कि वाटर फिल्टर को जमीन पर नहीं रखते हम। रखते हो तुम? नहीं रखते। तो हम कहाँ रखते हैं उसको? ऑन द टेबल। सो लेट्स सपोज देयर इज अ टेबल ओवर देयर। फिर क्या होगा? और फिर हमने जो वाटर फिल्टर का जो नोजल है वो थोड़ा नीचे की तरफ लगाया। कितनी हाइट पे? h हाइट फ्रॉम द टॉप। वेरी गुड। सारा पानी तो खाली होगा नहीं, है ना, हो ही नहीं सकता ना। देखो इतना वाला पानी तो कभी खाली नहीं होगा, इतने इसी में रह जाएगा। गलत जगह लगा दिया ना, है ना। चलो लगा दिया आपने। अब क्या होगा? अब देखो एक ही हाइट है, ये कितनी होगी? कैपिटल एच। और इसको नेग्लिजिबल से मान लेते हैं, इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। मतलब मान लो कि बिल्कुल नीचे से लगा दिया आपने, ना, छोटी सी हाइट है, मान लेते हैं नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे एच पे लगा दिया, है ना। मतलब उसको लिखना चाहो तो उसको वाई लिख लेते हैं छोटा सा। अब कितनी स्पीड से पानी बाहर आएगा? अरे डिपेंड करेगा, स्मॉल ए की वैल्यू पहले कैपिटल ए से काफी कम लिख लो, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? रूट 2 जी वाई। वाई कितना है यहाँ पे? एच, है ना। तो एच का मतलब क्या होता है बेसिकली, या वाई का मतलब क्या होता है जो हमने डेरिवेशन करी है? दैट इज अ पोजीशन ऑफ द ऑरिफिस बिलो द फ्री सरफेस। कंटेनर की हाइट से कोई लेना देना नहीं है, जहां पे भी फ्री सरफेस लेवल है वहां से ऑरिफिस की जो डेप्थ है उसको हम लेते हैं जो रूट 2 जी इंटू दैट हाइट, या जो भी आपको वाई लिखना है, एच लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एच लिया हुआ है, सो दैट रूट 2 जी एच। अब इसके बियॉन्ड पाथ ऑफ द पार्टिकल क्या है? अरे पैराबोला है ना, इससे पैराबोला, और ये जाके यहां कहीं गिरेगा, ये उसकी क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। तो कितना टाइम लगेगा इसको नीचे पहुंचने में? कितना टाइम लगेगा इसको नीचे पहुंचने में? अरे टाइम तो आ जाएगा वर्टिकल से। सो टाइम टी विल बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जितनी हाइट है, कितनी हाइट है ये? y प्लस एच आ गई, y प्लस एच, सो y प्लस एच अपॉन जी। इतनी इतना टाइम लगेगा इसको पानी को नीचे आने में। और रेंज कैसे आ जाएगी? दैट इज स्पीड इंटू टाइम। So that is root 2gh into root 2y plus h upon g। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, न्यूमेरिकल बन जाएगा। जैसे एक प्रीवियस क्वेश्चन है जिसके अंदर दोनों 5 मीटर गिवन है, तो बड़े आराम से आपने क्वेश्चन उसको सॉल्व करके निकाल लोगे कि कितनी रेंज बनेगी, ठीक है ना। जैसे अगर ये 5 मीटर गिवन है, मान लो कि ये जो पानी है ये 5 मीटर है, और ये जो कंटेनर है ये भी 5 मीटर के ऊपर है, और यहाँ पे ऑरिफिस लगा दिया, तो रेंज कितनी आएगी? तो हमने कहा देखो पहले तो स्पीड आ जाएगी, तो रूट 2g इंटू एच, तो एच 5 है, सो ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गई, ये स्पीड ऑफ एफ्लक्स आ गई। और टाइम कैसे आएगा इस हाइट से? वो कितना है? रूट 2h बाई जी। एच कितना? 5 अपॉन जी, सो 10 अपॉन 10, 1 सेकेंड आ गया। तो रेंज कैसे आ जाएगी? दैट बिकम्स इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड।
एंड इनटू टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, सो कितना आ गया 10 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। सो सिंपल है ना, सो सिंपल। सो पहले स्ट्रीमलाइन मोशन, बाद में क्या बोल रहे हैं, पैराबोलिक पाथ है। पहले स्ट्रीमलाइन मोशन, बाद में क्या है, खुली हवा में पैराबोलिक पाथ है। वहां भी स्ट्रीमलाइन मोशन बोल सकते हैं, पर हम ऐसे बोलना पसंद कर रहे हैं कि क्या है, कैसा पाथ है वहां पे, दैट इज सपोज्ड टू बी द पैराबोलिक इन नेचर। क्लियर है जी, अंडरस्टूड है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा दैट द ओरिफिस इज एट द बेस ऑफ द कंटेनर, उससे कुछ नहीं बदलने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी लगा लें, मतलब बर्नौलीज लगा लें, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नॉट, ए पॉइंट पे पी नॉट हो गया। और ये कंडीशन सदाबहार अभी रख लेते हैं, ये वाली सदाबहार कंडीशन रख लिया हमने, ठीक है। अब ये पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट, हाइट कितनी h/2, सो प्लस रो जी इंटू h/2, मतलब h/2 y है बेसिकली, तो हम अभी y लिख के डिराइव कर ले, बाद में h/2 डाल देंगे, सो रो जी y है ना वहां पे, ठीक है। अच्छा वेरी गुड। और एनर्जी कौन सी, डायनेमिक वाली, वो तो है ही नहीं, स्मॉल यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये कंडीशन है, तो इसमें स्मॉल यू कितना हो जाएगा 0, तो प्लस हाफ इंटू रो इंटू 0 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब नीचे से जो लिक्विड बाहर आ रहा है, तो वहां पे कंडीशन हवा फिर से आ गई, वहां पे ओपन टू एटमॉस्फेयर हो गया, पी नॉट हो गई, और ये रेफरेंस लेवल पर है ओरिफिस, तो ग्रेविटेशन हाइट भी 0 हो गई। हाँ, स्पीड आपकी इंक्रीज होके v स्क्वायर हो गई, तो पी नॉट तो कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, रो जी वाई एज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हो। दिस इज लॉस इन द स्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू गेन इन द डायनेमिक प्रेशर। क्या बढ़िया लग रहा है, रो जी वाई, जैसे जैसे हाइट कम होती रहेगी वैसे वैसे वी बढ़ता रहेगा, सो लॉस इन द स्टैटिक प्रेशर, लग रहा है मुझे बढ़िया लग रहा है, लॉस इन द स्टैटिक प्रेशर हाइट है ना, इज इक्वल टू द गेन इन द डायनामिक प्रेशर, ठीक है ना, ऐसा सा फील सा हो रहा है, ठीक है। चलो ओके डन। पर मजेदार बात यह है कि वाई कम होगा तो वी भी कम होती जाएगी, वाई कम होगा वी भी कम होती जाएगी, तो प्रेशर भी एक तरीके से कम ही हो जा रहा है ना। तो रो जी वाई रो कैंसिल है, तो वी कितना आ गया, √2g आ गया। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो साइड वॉल में थी चाहे वो बॉटम में है, आपके करने का क्वेश्चन के तरीके में कोई फर्क नहीं आ रहा है, राइट। सो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स वापस आपकी कितनी आ गई, √2g आ गई। वाई कितना है, जो फ्री सरफेस है वहां से ऑरिफिस की पोजीशन, इस क्वेश्चन में कितनी h/2, सो v कितना हो जाएगा, √2g इंटू h/2, सो 2 इंटू कैंसिल, √gh आपका आंसर आ जाएगा। मजेदार है। मान लो g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, सो इजीली डन। लेट्स मूव अहेड। ओके जी, सो कमिंग टू दिस, एंड दैट्स अ टॉरिसिलिस थ्योरम, मतलब टॉरिसिलिस लॉ या थ्योरम जो भी बोलो, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग जो कि हमने पढ़ा है, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स किस तरीके से आता है। अब हमने जिस तरीके से सीखा उसको देखो, हमने सीखा कि ये जो ओपन कंटेनर है, इससे यहाँ के ओरिफिस है, और यहाँ से जो लिक्विड है वो इस तरीके से ट्रैवल होता है और इस पाथ से बाहर आता है, और उसकी जो स्पीड होती है यहाँ पे वो कितनी हो जाती है, √2g है ना, और ये वाई हाइट होती है, ठीक है। अब टॉरिसिली कहते हैं यार ऐसा सोचो, मानो यहाँ पे स्पीड कितनी है इस पार्टिकल की, 0, हमने एज्यूम करी इस कंडीशन से, इस कंडीशन से, ठीक है ना। अब टॉरिसिली कहते हैं मानो यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल होता है सॉलिड का, मान लो कोई बॉल होती, और आपने उसको ड्रॉप कर दिया होता और वो नीचे फॉल करती वाइड डिस्टेंस पे, तो उसकी स्पीड यहाँ पहुंच के कितनी होती है, √2g। थर्ड इक्वेशन है, सेम स्पीड होती जो कि वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स है। ये बात तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोली थी कि प्रेशर एनर्जी मिलने के बाद में एक लिक्विड पार्टिकल और एक सॉलिड पार्टिकल के बीच में कोई खास फर्क रह ही नहीं गया। टॉरिसिली उसी बात के ऊपर इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं इफ अ सॉलिड पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट as of the free surface of the liquid, it will acquire the same speed as of the speed of reflux after falling through the same depth as the depth of the orifice। मतलब सेम लेवल से, जहां से पानी का लेवल था, लिक्विड का लेवल था, वहीं से पार्टिकल को छोड़ दिया तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी। अब वो कितना नीचे आया, जितनी ऑरिफिस की डेप्थ है, जहां पे ऑरिफिस है वाइड डेप्थ नीचे, उतने नीचे आके वो सॉलिड पार्टिकल की स्पीड कितनी आएगी फ्री फॉल में, √2g, और उतने टाइम में फ्लूइड पार्टिकल जो बाहर आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है, √2g, तो वो दोनों स्पीड से,
दोनों स्पीड सेम है, और इस अनुभव को, इस आइडिया को, जो कि बेसिकली सॉलिड पार्टिकल के फ्री फॉल बिहेवियर को एक लिक्विड पार्टिकल के स्ट्रीमलाइन मोशन के साथ जोड़ रहा है, इस बेहतरीन आइडिया को हम बोलते हैं टॉरिसिलिस थ्योरम। और उनको शब्दों में लिख दो जो मैंने बोले। The Torricelli's theorem states that the speed at which the liquid comes out, मतलब speed of efflux is same as the speed of the body falling from rest, मतलब ये वाली की बात हो रही है, falling from rest from the height h, मतलब height y, h या y जो भी लिख लो। अगर आप इसको y को h रखना चाहते हो तो वो सेम एक्सप्रेशन √2gh हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, डब्बा बंद कर दो तो हमने डब्बा बंद कर दिया। अब डब्बा बंद करने से यहाँ का प्रेशर P हो गया, ये वाला जो प्रेशर है P हो गया, ठीक है? कितना हो गया? P हो गया। तो कोई बात नहीं जी, हमें इजी तरीके से करके देखो, देखो ध्यान से। डब्बा बंद, ऑरिफिस यहाँ पे, ठीक है? इस पॉइंट का प्रेशर P नॉट तो है नहीं क्योंकि ओपन डेड मास तो है नहीं। अब आप इतना नीचे आए, कितना नीचे आए? h हाइट नीचे, ठीक है? तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? इस पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का प्रेशर आएगा P प्लस एच रो जी, क्योंकि उतनी हाइट नीचे आ गया। सो P प्लस एच रो जी, P नॉट प्लस एच रो जी नहीं हुआ क्योंकि ढक्कन बंद है ऊपर, तो एयर वहां पे कंप्रेस हो जाएगी क्योंकि हमने इसको क्लोज कर दिया है, ये क्लोज कंटेनर है, तो हवा दब गई वहां पे, कंप्रेस हो गई, तो प्रेशर P नॉट से ज्यादा हो जाएगा। इमेजिन करो कि आपके पास एक वेसल है ना, और उसके अंदर आपने कुछ सामान रखा, पानी रखा या कुछ और लिक्विड रखा, फिर ढक्कन लगा दिया, तो क्या होगा भाई? एयर मॉलिक्यूल्स जो होंगे अंदर वो ठक 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 करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे और कंटेनर पर टकराएंगे, उससे एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा जिसको वेपर प्रेशर भी बोल देते हैं, या गैस प्रेशर। वेपर प्रेशर तब होगा जैसे आपने नीचे गैस जला रही, पानी उबलने लगा, वेपर बनी और वेपर एस्केप तो कर नहीं पा रही, तो प्रेशर लगा रही ऊपर। तो मतलब फायदे की बात ये होगी कि प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो P लिख लिया हमने, उसको P नॉट नहीं लिखा, और अब उससे H नीचे गए तो P प्लस एच रो जी प्रेशर आ गया। उस ऑरिफिस के लेफ्ट साइड पे उतना प्रेशर है, राइट साइड पे कितना है? P नॉट। राइट साइड पे कितना है? P नॉट। प्रेशर डिफरेंस कितना है? माइनस ऑफ P नॉट। ऑरिफिस के लेफ्ट साइड पे लिक्विड है, राइट साइड पे हवा है। लेफ्ट साइड पे लिक्विड है, राइट साइड पे हवा। लेफ्ट साइड पे प्रेशर P प्लस एच रो जी, P नॉट प्लस एच रो जी नहीं है। खुला कंटेनर होता तो P नॉट प्लस एच रो जी होता, बंद कंटेनर है तो P प्लस एच रो जी है, माइनस ऑफ P नॉट। ये क्या हो गया? लॉस इन स्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू गेन इन द डायनेमिक प्रेशर, हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर हो गया, क्योंकि पहले तो जीरो है ना, लेवल तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो हमने रखी हुई है। अब बाय डिफॉल्ट स्मॉल ए मच लेस देन कैपिटल है, जब तक ये क्वेश्चन बोले ना। तो गेन इन द डायनेमिक प्रेशर कितना हो गया? हाफ रो वी स्क्वायर माइनस जीरो। जब वो लिक्विड पार्टिकल ऊपर था तो उसकी स्पीड जीरो थी, लेकिन जब वो ऑरिफिस से बाहर आ रहा है तो उसकी स्पीड वी हो गई, लेकिन वो उसका प्रेशर चेंज हो गया। अंदर जब वो था ऊपर बड़े प्रेशर में था P प्लस एच रो जी में, जब बाहर आ गया खुली हवा में तो प्रेशर P नॉट हो गया, तो लॉस इन स्टैटिक प्रेशर आ गया एंड इज इक्वल टू गेन इन डायनेमिक प्रेशर आ गया। ये तो मजेदार है, ये तो मजेदार है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लिया हमने, ये बन गया P माइनस P नॉट एंड प्लस एच रो जी एंड इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, सो इनटू 2 एंड डिवाइडेड बाय रो, दैट बिकम्स इक्वल टू वी स्क्वायर। और ये लिख के ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स द स्पीड, है ना? समझ में आ रही है ना? बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन बन गया। और वही अगर ये क्लोज कंटेनर नहीं होता तो P P नॉट के बराबर हो जाएगा, और अगर P P नॉट के बराबर हो जाएगा तो एक्सप्रेशन ये बन जाएगा अगर ये ओपन कंटेनर हो जाएगा। तो क्या वेरिएशन है ना स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स के फॉर्मूले की, समझ में आ रही है? कि अगर आपका एरिया ऑफ द कंटेनर और एरिया ऑफ द ऑरिफिस के बीच में रिलेशन गिवन है, तो पहले हमने फॉर्मूला निकाला, नीचे आया था ना डिनोमिनेटर में 1 माइनस स्मॉल ए बाय कैपिटल ए का होल स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ द ऑरिफिस बहुत छोटा है तो फिर सिंपल √2gh। लेकिन ये सब कुछ तब तक चल रहा है जब तक ढक्कन बंद नहीं है, क्लोज कंटेनर नहीं। अगर क्लोज कंटेनर हुआ फिर से स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स का फॉर्मूला बदल जाएगा। अब हम नादान, हम बुक से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो सिर्फ √2gh वाला फॉर्मूला याद करके चलते बनेंगे कि स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स तो ये होती है। बाद में पता चला क्लोज कंटेनर आया था, सर मैंने तो देखा ही नहीं क्वेश्चन में, तो लेक्चर तो लगाया था, तो पता चल गया ना कि डिफरेंस क्या होगा। एरिया ऑफ द ऑरिफिस गिवन था, सर मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया उस पर। अब तो दोगे क्योंकि लेक्चर लगाया है ना, 1 माइनस स्मॉल ए बाय कैपिटल ए का होल स्क्वायर। चलो, तो वेरिएशन समझ में आई हमें, आगे बढ़ते हैं। तो कायदा समझ में आ गया। अब थोड़ी पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन खेलते हैं। ऑलरेडी खेल चुके हैं, दोबारा खेलते हैं, देखते हैं। अब हम बनाते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द रेंज।
क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ द रेंज बनाते हैं। चलो तो पहले बनाई वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, ये कंडीशन जिंदाबाद, जब तक ये क्वेश्चन बोले ना। तो वेलोसिटी ऑफ द एफ्लक्स अपने को मिल गई √2g स्मॉल h, h हमें क्लियरली गिवन है, सरफेस से ऑरिफिस तक की हाइट। ठीक है जी, वेरी गुड। बाकी हाइट कितनी बच गई, कैपिटल H में से स्मॉल h को माइनस कर दिया, बाकी हाइट बच गई। तो टाइम उस हाइट से आ जाएगा, √2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन जी। √2h0/g फॉर्मूला होता है फ्री फॉल हाइट का। तो √2 इंटू बैलेंस हाइट कितनी बची, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन जी। ठीक, रेंज आ गई फिर आपकी, रेंज x लिखी हुई है क्वेश्चन में। सो दैट रेंज इज सपोज टू बी x एंड दैट इज इक्वल टू vt, कितनी हो गई, दैट इज √2g स्मॉल h इंटू √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन जी। ठीक है जी एंड जी कैंसिल, 2 बाहर आ गया, h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाता है फॉर द केस ऑफ द रेंज। ठीक है, अब हमारा दिल करता है कि जस्ट पैराबोलिक मोशन है और हमें प्रोजेक्टाइल से याद है कि रेंज ना सर कभी किसी एंगल पे मैक्सिमम होती थी। मैंने कहा यार एंगल तो है नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टली निकल रही है, तो एंगल वैंगल की तो गल्ला ही नहीं यहाँ पे, तो फिर वो आर्टिकल नहीं होगा। मैंने कहा नहीं है सर, देखो डायग्राम देखो, यहाँ पे डायग्राम देखो, इसमें दिख रहा है सर ये ना मैक्सिमम आ रही है, ये मैक्सिमम रेंज आ रही है, देखो सर। अच्छा मैक्सिमम रेंज आ रही है, कैसे आ रही है सर, देखो पोजीशन ऑफ ऑरिफिस डिफरेंट है, ये बात, इसका मतलब अब यहाँ पे एंगल की बात नहीं आ रही है तो फ्लो हॉरिजॉन्टली ऑरिफिस से, अगर ऑरिफिस नीचे लगा होगा तो फ्लो वर्टिकली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर पोजीशन ऑफ द ऑरिफिस का मामला है यहाँ पर, पोजीशन ऑफ ऑरिफिस के हिसाब से स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स आ रही है, बढ़िया गल है। तो अगर सर ये बढ़िया गल है तो ये बताओ कहाँ रखे पोजीशन ऑफ ऑरिफिस की रेंज मैक्सिमम आए। मैंने कहा दिमाग लगा के सोचते हैं, मैथमेटिकली बाद में सोचेंगे, पहले दिमाग लगाओ। तो मेरे को ध्यान आया सर 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे सर ऐसा होता था रेंज मैक्सिमम हो जाती थी, मतलब आधे पे, 0 से 90 के आधे पे 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती थी। तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितनी पानी की हाइट है उसके हाफ पे, जितनी पानी की हाइट है उसके हाफ पे रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो मैंने कहा करके देखते हैं, तो चलो करके देखते हैं। तो हमें रेंज को मैक्सिमाइज करना है, तो r² लिख लेते हैं इसी एक्सप्रेशन से, ये हो गया मेरा 4 इंटू स्मॉल h कैपिटल H माइनस h²। ठीक है, इसी को स्क्वायर कर लिया मैंने, ये जो एक्सप्रेशन हमने बनाया था अभी रेंज का, इसको स्क्वायर कर लिया। अब इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर लेते हैं स्मॉल h के रिस्पेक्ट में। देखो कैपिटल H तो कांस्टेंट है ना, आपको ये लोकेट करना है कि ऑरिफिस कहाँ है, कहाँ है भाई, सबसे थल्ले लगाई है, बीच में लगाई है, थोड़ी ऊपर लगाई है, कहाँ लगाई है ढूंढना है आपको। तो आपको स्मॉल h के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना, कर लिया मैंने। तो ये हो गया 1 इंटू कैपिटल H माइनस 2 स्मॉल h, ये तो सूखी डिफरेंशिएशन है। और मैक्सिमम मिनिमम का स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट एंड इक्वल टू 0, सो कैपिटल H बिकम 2 स्मॉल h। तो मेरी बात, मेरा कथन बिल्कुल सही हो चुका है कि वो जो ऑरिफिस की पोजीशन है दैट इज अ हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द लिक्विड सरफेस। अब बोलो सर हाइट ऑफ द कंटेनर भी गिवन है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये हाइट ऑफ द कंटेनर बाय 2 नहीं है, ये हाइट ऑफ द लिक्विड बाय 2 है। पोजीशन ऑफ द ऑरिफिस कहां पर है, हाइट ऑफ द लिक्विड अपॉन 2 पे अगर आपने ऑरिफिस लगाया है, ये देखो यहां लगाया है, तो आपकी रेंज मैक्सिमम आएगी। बस कितनी आएगी सर ये भी तो बता दो। तो फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो फॉर्मूले में डाल दिया मैंने इसी फॉर्मूले में, तो स्मॉल h इक्वल टू h/2 प्लेस कर दिया, तो आर मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वो हो गया 2 स्मॉल h की जगह h/2 इंटू कैपिटल H माइनस h/2, दैट बिकम 2 इंटू h/2 इंटू h/2, ये कैंसिल, दैट बिकम्स h। तो आर मैक्स कितना आ गया, h आ गया है, कितना आ गया, h आ गया। कब आ रहा है, जब ऑरिफिस आपकी h/2 पर है, तो रेंज कितनी है, h, मतलब मैक्सिमम रेंज। मजेदार आर्टिकल, मजेदार आर्टिकल सर, और मैथ्स सा कर गया सर, देखो बिल्कुल सेंटर पे होनी चाहिए। ठीक है जी, वेरी गुड, मजा आ गया। तो सर एक और बात थी, क्या अब तो हो गया, नहीं सर एक और बात थी, अगर आपको याद हो, 2 सेट ऑफ एंगल्स होते थे पैराबोलिक मोशन में जिसपे रेंज सेम आती थी। मैंने कहा फिर अटका दिया क्वेश्चन, 2 ऐसे एंगल होते थे सर जिन पे रेंज सेम आती थी। कौन से एंगल होते थे बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ एंगल सर, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, कितने एंगल होते हैं। मैंने कहा यार ऐसे होते हैं, देखो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है, 45 में से 15 माइनस करो 30 हो गया, 45 में 15 ऐड करो 60 हो गया, और 30 और 60 पे रेंज सेम आती है, क्योंकि 30 प्लस 60 90 होते हैं। सो कायदे की बात ये थी कि 45 प्लस अल्फा और 45 माइनस अल्फा पे रेंज सेम आती है।
मतलब 45 एक बेंचमार्क हो गया, उससे अल्फा आगे अल्फा पीछे, दोनों एंगल पर रेंज सेम आएगी। तो यहाँ पे भी वही कहानी तो नहीं है, यहाँ पे भी वही कहानी तो नहीं है कि भाई देखो h/2 पे अगर ऑरिफिस है तो वहां तो रेंज मैक्सिमम है, और ऑरिफिस से थोड़ा सा ऊपर जाओ स्मॉल h और थोड़ा सा नीचे जाओ स्मॉल h, तो वहां पे दो ऑरिफिस लगाओ, उन दोनों से रेंज सेम है। मैंने दिमाग से समझ में आ रहा है, मैथमेटिकली तो अभी मैंने देखा ही नहीं है। तो चलो चेक करते हैं मैथमेटिकली इसका क्या मतलब। तो रेंज का एक्सप्रेशन तो मैं बना चुका हूं, रेंज का एक्सप्रेशन मैं बना चुका हूं, दैट इज r एज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ स्मॉल h इनटू कैपिटल H माइनस h। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू स्मॉल h? ये क्या बात है सर, इक्वल हो गई? इक्वल नहीं है दोस्त। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट 2gh इंटू रूट 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन जी। ठीक है, और इसको रूट 2g इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h एंड इंटू 2 स्मॉल h अपॉन जी। अब ये बात सेम नहीं है, हाँ एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, मैंने तो बस थोड़ा सा दिमाग लगा के इनको एक्सचेंज कर दिया, स्मॉल h और कैपिटल एच माइनस h को, पर उससे मेरे को दो पोजीशन ऑफ ऑरिफिस मिल गई। देखो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स क्या होती है, रूट 2g y, यही होती है। y क्या होता है, दैट इज अ पोजीशन डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस फ्रॉम द फ्री सरफेस, यही होता है मतलब इसका। वेरी गुड। तो यहां पे पहले एक्सप्रेशन में देखो y कितना है h, और दूसरे एक्सप्रेशन में देखो y कितना आ रहा है h माइनस h। तो इन दोनों पोजीशन पे y1 एंड y2 पे रेंज जो आ रही है वो सेम आ रही है, क्योंकि टाइम डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है तो टाइम डिफरेंट लगेगा, स्पीड भी डिफरेंट है लेकिन स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट सेम आ रहा है। ये तो सही है ना, ये तो सही है ना कि अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगे, और स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगे, तो दोनों का प्रोडक्ट सेम आ गया, तो मजेदार कर लोगे। तो एक पोजीशन कहां है स्मॉल h, मतलब ये हो गई, दूसरी कहां पर है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो ये हो गई कैपिटल H माइनस स्मॉल h, लेकिन ये तो पूरा कैपिटल H है, इसका मतलब ये कितना हो गया स्मॉल h। मैंने तो भैया देखो दो ऑरिफिस की पोजीशन कहां बनाई, फ्री सरफेस के नीचे, एक स्मॉल h पे फ्री सरफेस से, दूसरी कैपिटल H माइनस स्मॉल h पे, लेकिन कैपिटल H माइनस स्मॉल h वाली पोजीशन नीचे से स्मॉल h पे आ गई। तो मेरे को गल्ला समझ में आ गई कि दो ऑरिफिस जो हैं, एक फ्री सरफेस से h नीचे, एक बॉटम से h ऊपर, उन दोनों पे रेंज कितनी आएगी, सेम आएगी। और ये डिस्टेंस भी देखोगे ना, ये भी डिस्टेंस सेंटर वाले ऑरिफिस से सेम आएगा, और सेंटर वाला ऑरिफिस कहां पर है, वो आपका h/2, वहां पे रेंज क्या है, मैक्सिमम है। और यहां पे रेंज आपकी स्मॉल h और कैपिटल H माइनस स्मॉल h पे सेम आ रही है, मतलब ऊपर से स्मॉल h पे और कैपिटल H माइनस स्मॉल h पे दो ऑरिफिस है, दोनों से रेंज कितनी आएगी, सेम आएगी। मजेदार क्वेश्चन हो गया, मजेदार क्वेश्चन हो गया। ओके, फिर वेरिएशन क्या है क्वेश्चन में, तो वेरिएशन भी देख लेते हैं क्वेश्चन का क्या है। तो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन ये हमें दिखा रहा है कि मेरे पास दो डेंसिटीज के लिक्विड है, दो डेंसिटीज के, अब मुझे स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स को कैलकुलेट करना है, तो मैंने कहा कर लेते हैं, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। कैसे सर, देखो यहाँ का प्रेशर है P0, बहुत बढ़िया, यहाँ का प्रेशर सर हो जाएगा P0, और ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस h रो जी। सो कितनी हाइट है, h/2, तो h/2 dg, डेंसिटी कितनी गिवन है, d। वेरी गुड, नीचे आके प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो फिर ऑरिफिस के लेफ्ट साइड पे देख लो कितने नीचे आ गए, कितना नीचे आ गए यहाँ पे, तो वो हाइट देख लो h/2 माइनस स्मॉल h, क्योंकि नीचे जो स्मॉल h हाइट गिवन है, तो ये वाली जो हाइट हो गई दैट बिकम्स कैपिटल H माइनस स्मॉल h, h/2 माइनस स्मॉल h, और डेंसिटी कितनी है, ट्वाइस ऑफ d। तो इस पॉइंट का प्रेशर लिखो, ये हो गया P0 प्लस h/2 dg, जो हो चुका था, और नीचे कितना आ रहे हैं, प्लस h/2 माइनस स्मॉल h इंटू ट्वाइस ऑफ dg। ठीक है, ये फ्री सरफेस प्रेशर P0, यहां पहुंचे P0 प्लस h/2, क्योंकि हाइट कितनी थी, h/2, और डेंसिटी कितनी थी, d, सो dg। फिर यहां पहुंचे तो ये हाइट कितनी आ रही है, दैट इज h/2 माइनस स्मॉल h, क्योंकि ये नीचे से ऑरिफिस की हाइट स्मॉल h गिवन है, पर डेंसिटी 2d है, तो प्रेशर कितना हो गया, जितना था उससे ज्यादा ही होगा ना, नीचे आ रहे हैं तो P0
प्लस h/2 dg एंड प्लस जितनी हाइट आ रही है नीचे h/2 माइनस स्मॉल h और डेंसिटी कितनी है 2d इंटू जी। ये बन गया जी एक्सप्रेशन प्रेशर का। और इस ऑरिफिस के बाहर कितना प्रेशर है P नॉट, खुली हवा, खुली हवा, तो माइनस ऑफ P नॉट। ये हो गया लॉस इन स्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू हाफ इंटू रो वी स्क्वायर, पर डेंसिटी कितनी है वहां पे 2d, सो दैट इज 2d इंटू वी स्क्वायर। डेंसिटी का ध्यान रखिएगा कि कौन सा लिक्विड बाहर आ रहा है, वहां पे 2d वाला आ रहा है ना, तो डेंसिटी कितनी यूज करोगे 2d, हाफ रो वी स्क्वायर, डेंसिटी कितनी 2d होगी। अब इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। पी नॉट तो कैंसिल हो गया, तो h/2 dg है ना प्लस h/2 इंटू 2 dg माइनस 2 स्मॉल h dg इज इक्वल टू 2 and 2 कैंसिल, dv स्क्वायर d कैंसिल, ये 2 कैंसिल, h प्लस h/2 3h/2 एंड माइनस 2 स्मॉल h इंटू g, इसका रूट बिकम्स इक्वल टू v। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, दैट्स एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ फ्लक्स। राइट जी, कंसीडर दिस एज अ क्वेश्चन बिहेवियर, है ना, तरीका समझा दिया, वो वैल्यू रटनी नहीं है, काइंड ऑफ ए क्वेश्चन है। जो रटनी थी वैल्यूज वो मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सप्रेशन बता चुका हूँ, √2gy अपॉन 1 माइनस स्मॉल a बाय कैपिटल A का होल स्क्वायर, सारे वेरिएशंस हैं, सारे वेरिएशंस हैं। राइट जी, टाइम टू रिड्यूस द लेवल। अब हमें क्या करना है, लिक्विड का लेवल रिड्यूस करना है, उसके अंदर कितना समय लगेगा उसको देखना है। देखते हैं जी, तो कैसे देखें, हमारे पास एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है कि जो रेट ऑफ फ्लो है दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि एक आरओ में पानी है या फिल्टर, वाटर फिल्टर में पानी है, पानी की टंकी छत पे उसमें पानी है। अब आपने नलका खोल लिया, नोजल खोल लिया, आरओ से ग्लास में पानी निकालने लगे, तो पानी आता गया, तो उधर से पानी का लेवल कम होता गया। या तो फिर ऐसा कर दो कि आप नलका ओपन कर दो, जैसे आरओ में पीछे से सप्लाई शुरू हो जाती है ना, जैसे आप पानी निकालोगे आरओ से बाहर तो पीछे से सप्लाई शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, मान लो अगर सप्लाई आपने ऑन नहीं करी, जैसे पानी की टंकी है छत पे, अब उसके मोटर चलाने का टाइम सुबह या शाम को होता है, तो अभी दिन के समय आप यूज कर रहे हो, तो पानी का लेवल नीचे होता जाएगा ना, होता जाएगा, तो लेवल नीचे हो जाएगा। कितना समय लगा, अगर कॉन्टिन्यूसली अगर आपने नलका खोल के रखा हुआ है, तो कितने समय में पानी का लेवल आधा हो गया या 1/3 हो गया, उतना समय आपको कैलकुलेट करना, ये है सवाल। तो डिपेंड करेगा ना कि कितना रेट ऑफ फ्लो है, उस रेट ऑफ फ्लो के हिसाब से लेवल कम होगा। अगर रेट ऑफ फ्लो कम आ रहा है तो समय ज्यादा लगेगा लेवल को नीचे आने में, रेट ऑफ फ्लो बड़ा फास्ट है तो तुरंत लेवल नीचे आ जाएगा, ये तो बड़ा इजी सी बात है। अब एक ग्लास में पानी है, अब आप पानी पी रहे हो, है ना, अब आप ढोले होले पानी पी रहे हो, तो पानी को खत्म होने में समय लगेगा, पर फटाक से ज्यादा प्यास लगेगी, सारा पानी पी गए तो समय कम लगेगा, सो नॉमिनल सी बात होगी। तो रेट ऑफ फ्लो आना पड़ेगा एक्सप्रेशन में। तो रेट ऑफ फ्लो होता है क्या, एरिया इनटू वेलोसिटी। कौन से रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, उसको कैसे लिखते हैं, डीवी अपॉन डीटी, दैट इज अ रेट ऑफ फ्लो। उसको कैसे लिख रहे हैं हम, एरिया इनटू वेलोसिटी। अब कौन सा एरिया कौन सा वेलोसिटी, मतलब a1 v1 a2 v2 कोई भी लिख सकते हो। अब देखो हमारी कंडीशन क्या है कि स्मॉल ए जो है, जो स्मॉल ए यहाँ पे गिवन है, दैट इज मच लेस देन कैपिटल ए ले लें, मच लेस देन कैपिटल ए, वेरी गुड। कैपिटल ए क्या है, ये वाला एरिया, और स्मॉल ए ये वाला एरिया। तो इससे लिक्विड आया कितनी स्पीड से, v से, तो v का फॉर्मूला क्या होगा, जितना लेवल है उस समय, y लिख लेते हैं, उस समय जितना लेवल है, सो दैट शुड बी √2gy, और एरिया ऑफ द ऑरिफिस कितना स्मॉल है, सो दैट इज स्मॉल ए इनटू v, ठीक है। और ये जो लिक्विड बाहर जा रहा है, ये जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, ये एक्चुअली इसलिए निकल रहा है ना क्योंकि लेवल कम हो रहा है, यहां से इंस्टेंटली ये लेवल कम हो रहा है। तो कितना लेवल कम हो रहा है, तो मान लेते हैं इंस्टेंटली dy लेवल कम हो रहा है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बाहर जा रहा है, a इंटू dy। इतना लिक्विड ऊपर वॉल्यूम में कम हुआ, उतना लिक्विड बाहर निकल गया, समझ में आ रही है। तो dv कैसे लिखेंगे, दैट इज a इंटू dy, कौन सा है, एरिया ऑफ द कंटेनर इंटू dy, एरिया कंटेनर बड़ा है तो विड्थ वहां पे कम आ रही है, मतलब कम लेवल नीचे आ रहा है, तो a इंटू dy अपॉन dt, इस रेट से लिक्विड बाहर निकल रहा है, मतलब लेवल कम हो रहा है, यहां से लेवल कम हो रहा है तो माइनस लगाओ, क्योंकि लेवल घट रहा है ना, बढ़ थोड़ी रहा है।
अगर नल को ऑन करोगे तो लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, अभी तो लेवल घट रहा है तो माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया कौन सा ऑरिफिस का, वेलोसिटी फ्लक्स वो कितनी है √2gy, सो इंटू √2gy। वेरी गुड, माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, लेवल कम हो रहा है, वेरी गुड। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ये हो गया माइनस कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए एंड dy अपॉन √y इज इक्वल टू √2g इंटू dt, ये बन गया। अब इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट और लेवल लगा लेते हैं, लेवल मतलब इनिशियली और फाइनली क्या लेवल थे। तो देखो मान लेते हैं ये ऑरिफिस की पोजीशन है और इनिशियल लेवल ऑरिफिस से, ये ऑरिफिस है, इससे इनिशियल लेवल ले लेते हैं h1 और कुछ समय के बाद जो लेवल है वो यहां पहुंच गया, तो ऑरिफिस से कितना लेवल है h2, क्योंकि जो y है ना वो ऑरिफिस की डेप्थ है। अब या तो ऑरिफिस बिल्कुल बेस ऑफ द कंटेनर पे लगाओ तो एक कोई गल हो जाएगी, लेकिन अगर ऑरिफिस बेस ऑफ द कंटेनर पे नहीं है, मतलब बिल्कुल नीचे नहीं लगा है, तो ध्यान रखना लिमिट में कि ये जो h1 और h2 है ये फ्री सरफेस से ऑरिफिस तक की डेप्थ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। गई गलती से मतलब आप ना पूरी हाइट ले लो, पूरी हाइट नहीं है, ये सिर्फ फ्री सरफेस से ऑरिफिस तक की डेप्थ है। चलो अब इनिशियल लेवल कितना है h1 और बाद में कितना हो गया h2 हो गया, तो पहले t इक्वल टू 0 पे लेवल h1 था और t इक्वल टू t पे जाके लेवल कितना रह गया h2 रह गया, तो डिक्रीज हो गया, इसलिए माइनस साइन है दोस्त, तो इसमें t सेकेंड्स लग गए, तो खत्म हो गया क्वेश्चन जी। माइनस कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, √2g पे नीचे ले आते हैं, 1 अपॉन √y का इंटीग्रेशन होता है √2y, और अब इसके अंदर लिमिट्स आप प्लेस कर लोगे 1 अपॉन, ठीक है। सो अब इसमें एक बार चेक कर लो, 1 अपॉन √y, 2√y आएगा, 2√y है ना, 2√y करके देख लो, y पावर y नीचे हाफ है, ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा, सो y पावर पूरा लिख ही लें, तो ये ऊपर y पावर माइनस हाफ प्लस 1 इंटीग्रेशन करके एंड माइनस हाफ प्लस 1 ये आ जाएगा, और लिमिट क्या है h1 से h2, तो रिवर्स कर लें और इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा h2 एंड h1, लिमिट हमने रिवर्स कर दी क्योंकि माइनस साइन था, इज इक्वल टू t आ गया, √2g तो पहले नीचे चला गया था, ये हो गया अपना कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए एंड √2g, नीचे माइनस हाफ प्लस 1, हाफ हो गया 2 पर आ जाएगा, और ये बच गया √y। अब √y में लिमिट्स डाल दो h2 से h1, तो ये हो गया आपका कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए एंड √2/g into root of h1 minus root of h2, that becomes your expression for your time. That's your time expression, my friend. That's the time taken to reduce the level from h1 to h2. Simple है जी, ठीक है। वो एक्सप्रेशन में लिख भी देता हूँ यहाँ पे, t becomes as capital A upon small a root of 2/g into root h1 minus root of h2, ये टाइम। अगर क्वेश्चन कहता है टाइम टेकन टू एम्प्टी द लिक्विड, क्या बोला, एम्प्टी द लिक्विड, उसकी एक ही कंडीशन है, या तो ऑरिफिस बेस पर हो या जो ऑरिफिस है बिल्कुल साइड वॉल के एंड में हो, बिल्कुल नीचे हो, तब जाके कंटेनर खाली हो सकता है। भाई ऑरिफिस अगर ऊपर लगाया होगा तो नीचे का लिक्विड बाहर कैसे निकलेगा, लॉजिकल है। इसका मतलब फाइनली H2 जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि सारा पानी बाहर निकल जाएगा, तो H2 को 0 कर दो और H1 को H रख लो जितना इनिशियल हाइट थी, क्योंकि सारा पानी बाहर निकल गया, तो टाइम टेकन टू एम्प्टी, E फॉर एम्प्टी, that becomes capital A upon small a √2/g into root of h minus of 0, so that is capital A upon small a root of 2h/g, that becomes your expression for the time. अब कोई मुझसे बोलता है कि सर पहला हाफ और दूसरा हाफ निकलने में कितना समय लगा वो बताओ, तो पहले तो मैं ये समझाऊं कि अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं, फर्स्ट हाफ मतलब ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे वाला हाफ होगा, ये वाला, तो ये वाला पहले निकलेगा पानी, तो इसको निकलने में कितना समय लग रहा है t1, बाद में सेकेंड हाफ आएगा यहाँ पे, अब उसको निकलने में, तो इसको निकलने में कितना समय लगा t1, और जो ऊपर वाला हाफ है उसको निकलने में कितना समय लगा t2, तो अंडरस्टूड है सेकेंड वाले को टाइम ज्यादा लगेगा,
क्यों? क्योंकि लेवल कम हो जाएगा, लेवल कम होने से स्पीड ऑफ एफ्लक्स गिर जाएगी, तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स अगर गिर गई तो इसका मतलब समय ज्यादा लगेगा। तो क्लियर आ रही है ना? तो T2 जो है वो क्या आएगा, T1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ एफ्लक्स क्या करेगी, फॉल कर जाएगी। सो द लेटर पार्ट ऑफ द लिक्विड विल रिक्वायर मोर टाइम टू कम आउट। तो अगर ये आपका h/2 है और ये h/2 है, ठीक है ना, तो पहले लेवल क्या होगा, h से h/2 आएगा। तो T1 टाइम कितना होगा, कैपिटल A अपॉन स्मॉल a √2/g इंटू लेवल कितना था पहले h, और फिर कितना हो गया h/2। अब लेवल कितना रह गया h/2, और अब कितना हो जाएगा 0। सो T2 टाइम कितना हो जाएगा, कैपिटल A अपॉन स्मॉल a √2/g इंटू √h/2 माइनस ऑफ 0। पहले h से h/2 लेवल आया, अब h/2 से 0 आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, कौन सा टाइम ज्यादा है इसमें, T2 ज्यादा है, तो T2 अपॉन T1 करें, T2 अपॉन T1। सो T2 अपॉन T1 अगर करें तो ये वाली टर्म तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, बच क्या गया, रूट ऑफ h/2 अपॉन √h माइनस रूट ऑफ h/2, इसमें भी √h गया, दैट इज 1 अपॉन √2 एंड दिस बिकम्स √2 माइनस 1 अपॉन √2, √2 भी कैंसिल हो गया, सो 1 अपॉन √2 माइनस 1 आ गया। सो T2 अपॉन T1 हो गया 1 अपॉन √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1, रैशनलाइज कर लिया, दैट बिकम्स √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, वो कितना हो गया, दैट बिकम्स 1.41 प्लस 1, 2.41। So T2 becomes 2.41 into T1. That's your result. और अगर रिवर्स करके लिख रहे हो ना, रिवर्स करके, तो अगर आप रिवर्स करके लिखते हैं इसको, तो T1 अपॉन T2 वो आपका √2 माइनस 1 आ रहा है, तो √2 मतलब 1.41 माइनस 1 तो 0.41, इसका मतलब T1 आपका आ जाता है 0.41 इंटू T2। और अगर आप 3 हिस्से कर लेते हैं, पानी के 3 हिस्से, 3 पार्ट्स कर लेते हैं, तो फिर क्या होता, तो फिर जो पहला हिस्सा है वो फास्टेस्ट आता, फिर सेकंड हिस्सा उससे स्लो और थर्ड हिस्सा उससे स्लो। सो लेटर ऑन हमेशा टाइम क्या होता जाएगा, ज्यादा लगता जाएगा, टाइम ज्यादा होता जाएगा, स्पीड ऑफ फ्लो कम होती जाएगी और टाइम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या कोई उसकी रेशियो बन सकती है, क्या उसकी कोई रेशियो बन पाएगी, तो सोच के देखें, उसको सोचते हैं। तो मान लो कि 3 हिस्से कर लेते हैं हम इसके, 3 हिस्से, तो फिर हम क्या करते हैं, h से पहले T1 कैसे लिखते हैं, कैपिटल A अपॉन स्मॉल a √2/g as √h minus √2h/3। T2 सेकेंड हिस्सा as √2h/3 minus √h/3, और फाइनल वो हो जाता है √h/3 माइनस ऑफ 0। और अगर आप इसका रेशियो देखोगे ना तो मजेदार आएगा, अगर आपका रेशियो देखोगे तो यू विल सी √3 माइनस √2, नेक्स्ट √2, दो बार लिख दिया, √2 माइनस √1 एंड √1 माइनस √0। और अगर 4 हिस्से कर लेते, 4 हिस्से, तो हो जाता √4 माइनस √3, √3 माइनस √2, √2 माइनस √1 एंड √1 माइनस √0। अगर 4 हिस्से कर ले, ऐसे 5 कर लेते तो भी बन जाती है, सीक्वेंस से बन जाए, तो मजेदार सा आर्टिकल बन गया। ठीक है, नहीं क्लियर है, समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई सर। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन है कि कितना टाइम लग रहा है, और स्पीड ऑफ एफ्लक्स कम होती जाती है इसलिए टाइम बढ़ता जाता है। कॉन्सेप्चुअली भी आ सकता है, न्यूमेरिकली भी आ सकता है, न्यूमेरिकली आएगा तो कैसे करना आपने देख लिया है। इसमें हमारा आर्टिकल आता है फॉर थ्रस्ट, फॉर द थ्रस्ट, थ्रस्ट ऑन द कंटेनर, मतलब आपने ये ऑरिफिस लगाई और ऑरिफिस से लिक्विड बाहर आया, बाहर आया तो क्या होगा कि कंटेनर पे फोर्स लगेगी, कैसे भाई, इंटरनल फोर्स लगेगी, कैसे भाई, सोचते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था that F is equal to dp upon dt, न्यूटन सेकेंड लॉ से, yes, so d upon dt of m into v, yes, तो इसको हम लिखते थे m into dv upon dt and plus v into dm upon dt, याद होगा आपको, है ना, क्योंकि मास भी तो चेंज हो रहा है ना, लिक्विड का लेवल बाहर जा रहा है ना, तो मास कम हो रहा है ना, तो dm upon dt हो गया, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन F तो 0 है,
क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रही, एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पे 0 है, तो इसको हमने 0 कर दिया। तो वी हैव m इंटू dv अपॉन dt एज इक्वल टू माइनस v इंटू dm अपॉन dt। अब ये स्पीड आ गई। ये स्पीड किसकी है? लिक्विड पार्टिकल की, जो बाहर आ रहा है। कहाँ था? कंटेनर में। कंटेनर क्या है? रेस्ट पे। तो लिक्विड पार्टिकल की स्पीड क्या है? कंटेनर के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ी है। ग्राउंड से पानी थोड़ी बाहर आ रहा है, कंटेनर से बाहर आ रहा है। सो दिस इज अ स्पीड विच इज रिलेटिव टू द कंटेनर। व्हाट इज इट? रिलेटिव टू द कंटेनर। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं? vr इंटू dm अपॉन dt, जिस रेट से पानी बाहर आ रहा है ना। ऐसे ही dm अपॉन dt हमने टर्म पहले भी यूज करी है मास रेट ऑफ फ्लो में। dv अपॉन dt की एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होती है? फोर्स। ये फोर्स डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड रिलेटिव टू द कंटेनर। ये फोर्स डेवलप हो रही है। कौन सी फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। इस फोर्स को क्या बोल रहे हैं? थ्रस्ट फोर्स। कहां लग रही है? माइनस ऑफ वीआर। माइनस ऑफ वीआर मतलब जहां लिक्विड मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट। तो कहां लिक्विड किधर मूव कर रहा है? टुवर्ड्स द राइट। तो फोर्स कहां लग रही है? टुवर्ड्स द लेफ्ट। दैट्स द थ्रस्ट फोर्स ऑन द कंटेनर। कितना एक्सप्रेशन है मैग्नीट्यूड में? डायरेक्शन तो पता चल गया। दैट इज इक्वल टू वीआर इंटू डीएम अपॉन dt। तो अगर तो कंटेनर एस पर है, इनफ फ्रिक्शन हो, कंटेनर एस पर हो, ठीक है, मान लो इनफ फ्रिक्शन है, कंटेनर एस पर है, तो फिर वीआर आपका वी हो जाएगा। नहीं तो कंटेनर पीछे मूव कर रहा था, उसकी स्पीड होती वी नॉट, तो वीआर आपका वी प्लस वी नॉट आता। लेकिन कंटेनर अगर एस पर है तो फिर वी नॉट 0 हो जाएगा, तो वी आर वी के बराबर हो जाएगा। सो थ्रस्ट फोर्स आपकी v इंटू डीएम अपॉन dt आ जाएगी। अब डीएम अपॉन dt कैसे लिखते हैं? ये हमने पहले लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू रो ए इंटू वी। हमने लास्ट लेक्चर में ही लिखा हुआ है। सो थ्रस्ट फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बन गया? रो ए इंटू वी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन पहले देख चुके, पीछे लग रही, ऑपोजिट टू द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। और v है कितना? अरे डेप्थ पे डिपेंड करेगा कितना है, फिर भी √2g/। वेरी गुड, तो प्लेस करो। सो थ्रस्ट फोर्स कितनी होगी? रो इनटू एरिया। अब एरिया किसका यूज करें? ऑरिफिस का, क्योंकि लिक्विड वहीं से बाहर आ रहा है। सो दैट इज रो इनटू ए, और v कितना हो गया? √2g/। सो √2g/y का स्क्वायर कितना बन गया? रो ए टू जी वाई, दैट इज ट्वाइस ऑफ रो ए जी वाई। दैट बिकम्स योर एक्सप्रेशन ऑफ द थ्रस्ट फोर्स माय फ्रेंड्स। क्लियर है जी? अंडरस्टूड है? दैट्स फोर्स ऑन दिस। और कहीं कहीं ये मूव नहीं कर रहा तो यहां पे हो सकता है फ्रिक्शन जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट हो, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट, तो मतलब फ्रिक्शन लग रही होगी लिमिटिंग, उसने इस कंटेनर को रोका होगा, तो मतलब ये थ्रस्ट फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब 2 रो ए जी वाई किसके बराबर हो जाएगा? एज इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब म्यू इनटू एन के बराबर। एन के किसके बराबर हो जाएगा? दैट शुड बी इक्वल टू mg, सो दैट विल बी म्यू इनटू mg। और इसके थ्रू आप कोएफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कहां लेके जाता है, वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। मैंने पहले ही बोला था कि आर्टिकल बहुत वास्ट है, द आर्टिकल ऑफ द बर्नौली थ्योरम इज वेरी वेरी वास्ट, एंड वी आर कमिंग वेरी क्लोज टू द न्यू ईयर आल्सो। तो फिर मैं आज का लेक्चर यहाँ रोक रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी एंजॉय कर पाए, न्यू ईयर की तरह मैं भी कर पाऊँ थोड़ा सा, राइट। तो मैं आज का लेक्चर यहाँ पे रोक रहा हूँ। सो विल नाउ मीट अप इन द न्यू ईयर। सो इन एडवांस a very happy new year to you, and may all your wishes come true, and you study very hard and score very good marks in physics and make me proud, and you feel happy in studying the physics, and our relation as a physics subject between a teacher and student grows very well, and looking to teaching you with the same enthusiasm and a better enthusiasm in the new year also, right? So with this note, I'm taking an off from you. Bye everyone. So I will be soon telling bye to this year also, and right now a pause in the lecture. Bye everyone. Have a nice evening. Have a very nice evening. तो नाइट बची है 2-2.5 घंटे की. Enjoy. Thank you. Bye.